मर्रो साहब ये बता दीजिएगा कि फैज़ हमीद का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया है, क्या सज़ाएं हो सकती हैं उनके खिलाफ? जो इल्ज़ाम है जिसकी जानकारी मीडिया के ज़रिए हुई है वो यही है कि उन्होंने अगवा बराए तवान किया है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, बत्ताखोरी की है, एक्सटॉर्शन की है। तो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी और आर्मी एक्ट के तहत ये संगीन जराइम हैं और कम से कम सज़ा इसकी सज़ाए मौत है। आगाज़ बड़ा अच्छा है, जर्नेलों को इन्होंने कटहरे में खड़ा किया है, इसकी सताइश होनी चाहिए। फ़ौज का इमेज इससे बेहतर होगा और जो शख्स अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा इनके लिए एक प्रेसिडेंट होगा, एक मिसाल होगी कि जी पहले जो हैं अपने वक्त का बड़ा एक ताकतवर तरीन जर्नेल था। एक ज़माने में इनका तोती बोला करता था और सबको पता था ये क्या करता फिर रहा है। तो लिहाजा चाहे कोई कुछ कहें, पीटीआई पे इनके कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। पीटीआई को भी इन्होंने मामू बनाए रखा, तो लिहाजा मैं अब इस फैसले की सताइश करता हूं। जैसे आपने कहा कि सज़ाए मौत हो सकती है, तो क्या सज़ाएं होंगी या मतलब फिर कोई आगे पीछे हो जाएगी? देखिए, जो इल्ज़ाम अब लाया गया है, धरा गया है और ये ऑलरेडी इसके शवाहिद हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा गया है, वो शख्स जिसके साथ ये ज़्यादती हुई वो ज़िंदा है। तो फिर इसके मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हैं, ये 22 का हिस्सेदार बन गया था, अरबों रुपए इसने ग्रेड 22 का एक अफसर हो के कहाँ से कमाए। फिर ये भी वाज़ेह हैं कि ये अपने दौर में लोगों को अगवा करता था, सेल बनाए रखे थे। इनका दौर जो था ना, ये बहुत ही, मैं एक सताइश करूँगा कि बड़ा तेज़ आदमी था। शायद ही इस एजेंसी का इससे ज़्यादा कोई यानी नताइज देने वाला कोई जर्नल नहीं गुजरा है। लेकिन जो ये अपने फ़राइज़ की अंजामदही में ज़ुल्म करता गया, जराइम का इर्तिकाब करता गया, वो भी एक वाज़ेह और बय्यन हकीकत है। ये जुर्म ही इतना बड़ा है और फिर ये तो इस पर ये भी इल्ज़ाम है कि ये रिटायरमेंट के बाद भी कुछ एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहा है। ये तो अब वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या एक्टिविटीज़ थी। लेकिन अगर जज गिरफ़्तार हो सकते हैं, घरों में मैसूर हो सकते हैं, वज़ीर आज़म जो हैं वो जेलों में, जिस तरह इमरान खान आज नज़रबंद हैं, सियासतदान जो हैं सेलों में जा सकते हैं, सियासी कारकुन जा सकते हैं, तो ये जर्नल जो हैं आसमान से उतरे हुए तो नहीं है। और मैं इस फैसले की बहुत ही सताइश करता हूं। अच्छा, बहुत से लोग इसको पीटीआई से जोड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये तहवील में लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं। तो क्या वाकई ये पीटीआई के लिए एक धचका है? साथ ही ये भी जोड़ लीजिएगा कि इमरान खान, ये भी तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब के ये पसंदीदा थे, साथ ही भी जोड़ लें। देखिए, ये नून का नैरेटिव था, क्योंकि नून के साथ इसने बाजवा की ईमा पे ज़्यादतियाँ की थी, वो भी पीटीआई के खाते में डाली जाती थी। इसी तरह जो रेफरेंस था काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़, वो भी इन्हीं का किया धरा था, वो भी पीटीआई के खाते में डाला गया। तालिबान को रिहेबिलिटेशन के लिए जो फ़ैसला था वो भी इन्हीं का था, वो भी खान के खाते में डाला गया। तो लिहाजा बहुत सारे जो फ़ैसले हुए हैं वो पीटीआई के नहीं थे। इस शख्स की वजह से जो है मेरा ख्याल है कि पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये अव्वल ता आखिर अपनी ज़ात के लिए लगा था और बाजवा के लिए लगा था। हामिद मीर ने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। हामिद मीर के मुताबिक पीटीआई इससे, जो पीटीआई के लीडर्स हैं, काफ़ी खुश होंगे क्योंकि ये अक्सर उनको इंस्ट्रक्शन दिया करता था। तो ऐसा भी लग रहा है कि पार्टी में ऐसे हैं अफराद जो इंस्ट्रक्शन लेते थे। कोई लेते थे तो लाना। तो जो मिलिट्री ट्रायल जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ शुरू हैं, जो इब्तदाई इल्ज़ाम हैं, हो सकता है पस पुश्त कोई और भी मुहर्रिकात हो। शायद मेरी ज़ाती राय तो ये है कि इसको बतौर बेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस मुकदमे को जवाज़ बना के उसको कहा जाए कि जी भाई आप को किसी और शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई शहादत दें, वादा माफ़ गवाह बने। लेकिन जहाँ तक वो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे का ताल्लुक़ है, अगवा किया जाना, भत्ता लेना, पैसे निकालना, ये ताज़ीर और कानून के तहत जुर्म है, बड़ा संगीन जुर्म है और इसी सज़ा मौत है। तो लिहाजा मैं इसको खुशाइन करार देता हूँ जो ये अमल हुआ है।
اور اس کا پی ٹی آئی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ماں سوائے اس کے کہ اگر بدنیتی کے تحت انہوں نے کوئی اور چیز جو ہے چھپائی نہ ہو. ملٹری ٹرائل دیکھیے قانون اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے اتنا لا علم تو نہیں تھا کہ ان کا محتاط افسر کیا کر رہا تھا، اور یا تو پھر یہ ہیں کہ جو اربوں روپے اس نے کمائے ہیں وہ باجوہ صاحب بھی اس اداری لیتا رہا، کیونکہ وہ بھی کوئی مسجد کا امام تو نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ قانون اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اور جرائم اس کے تو وہ سب جو ہیں دونوں کو اکٹھے فیس کیا جانا چاہیے. اچھا، اس سے پہلے بھی جو ہے فیض حمید کو عمران خان صاحب کا پسندیدہ تصور کیا جا رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا تھا، تو کوئی فرق پڑے گا عمران خان صاحب کے اوپر؟ نہیں، عمران خان کے تو ایک دور میں ہم بھی پسندیدہ تھے. تو عمران خان جو ہے یہ جو فیض کے حوالے سے کہانیاں ہیں نا کہ خان بڑا لائک کرتا تھا، خان کے ساتھ ویسے چند مواقع پہ میری بات چیت ہوئی ہے. میں نے ان کی باتوں سے کبھی یہ اخذ نہیں کیا ہے کہ ان چیزوں میں صداقت ہے. شاید خان صاحب کو بھی یہ ادراک تھا کہ فیض جو ہیں وہ ڈول رول ادا کر رہا ہے. وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ اپنی ذات کے لیے لگا تھا. DGI کے منصب کو اس نے ایبیوز کیا، بلیٹل کیا، اپنے ذاتی دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا، ایجنسی کو بدنام کیا. اور میرا خیال ہے کہ ان تمام حرکات و سکنات اور افعال سے اس وقت کا آرمی چیف جو ہے بے خبر نہیں تھا. اور خان صاحب کا پسندیدہ ہونے کے حوالے سے کوئی ایک نیکی کوئی بتا دے جو اس شخص کی وجہ سے PTI کے ساتھ ہوئی ہو، بلکہ الٹا جب 9 مئی ہوا تو اس کے بعد بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس کے دور میں بنائی گئی تھی. جس طرح سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کے پسندیدہ نہیں تھے، اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ وزیر دفاع کی جانب سے بھی آئی چند دنوں پہلے. ہم نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ 2019 سے ہی فیض حمید نے انہیں یہ بابر قرار دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ جناب آپ تیاری پکڑیں، آپ کو حکومت ہم دیں گے. تو یہ یعنی کہ تانے بانے تو 2019 سے پھر مل رہے ہیں. بالکل ڈوول رول تھا. باجوہ کا بھی یہی تھا. وزیر دفاع نے باجوہ کا بھی کہا تھا کہ 2019 سے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کر رہا تھا. لیکن یہ ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت PTI کی قیادت سے مس نہیں ہونی چاہیے تھی. ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے تھا، تو پھر یہ رجیم چینج کا عمل شاید نہ ہوتا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، فیض حمید کا ملٹری ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے، کیا سزائیں ہو سکتی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جو بھی، چونکہ مجھے فرض جرم کا صرف اندازہ ہے، ابتدائی جرم تو